तक हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक देखा, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर वगैरह पार्ट्स देखा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए कई लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि कई बार मुझे स्टूडेंट कहते रहते हैं कि आपकी स्पीड ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट जब बैठते हैं क्लास के अंदर तो अपना ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके ही बैठते हैं ताकि उसको दोबारा सुन सके। लेकिन आपके पास इसका ऑप्शन है कि इस वीडियो को आप रिपीट देख सकते हो, यानी कि अगर कहीं मेरी स्पीड ज़्यादा हो गई और आपको कुछ बातें जैसे समझ में नहीं आई और उससे पहले आप बात समझो, उससे पहले मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि हालांकि मैं चाहूँ तो इसको एक एक वीडियो को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खींच भी सकता हूँ और लंबा भी कर सकता हूँ। एक एक बात को मैं चार चार बार रिपीट करूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। इसके लिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट एकदम छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा टाइम भी ख़राब ना हो, आपको बोरियत भी फील ना हो और आपको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज मिल जाए। यानी काम की सारी बातें मैंने इसके अंदर ले ली है। कुछ ऐसा लगेगा तो हम आगे इसके अंदर कुछ चेंजेस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दरअसल इसका आइडिया इसलिए आया था क्योंकि मैंने जब सोचा कि हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल हम लॉन्च करेंगे, तो उससे पहले मैंने 2-3 कोर्स जो ऑनलाइन वाले हैं वो ज्वाइन किए। उसके अंदर मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे हम लोग जूम मीटिंग से जैसे कोर्स करते हैं तो उसके अंदर कई बार कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का पुअर नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से वो कुछ क्लास मिस कर जाते हैं और फिर वो दोबारा उसको देख भी नहीं पाते या सुन भी नहीं पाते। और कई कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास शुरू होता है तो स्टूडेंट्स के इतने सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि जो पढ़ाने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि सवाल ही इतने आ रहे हैं, कोई किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों के अंदर बहुत टाइम खराब होता है। और दूसरी सबसे मेन चीज़ और मेन बात ये है जो मैंने देखा कि इंसान कोई भी हो, चाहे कोई भी टीचर हो, पढ़ाने वाला, उसका मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। यानी कि कभी वो अपना बेस्ट से बेस्ट आपको देगा। ऐसा हो सकता है कि उसका एक वीडियो ऐसा हो कि जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर उसने अपना पूरा सब कुछ दे दिया है, लेकिन हर रोज़ इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता है। कभी इंसान कुछ डिप्रेस्ड है, कभी इंसान कुछ टेंशन में है, तो शायद वो जो देना चाहता है वो आपको नहीं दे सकता। तो ऑनलाइन के अंदर एक ये प्रॉब्लम है। जबकि ये जो हम लोग ने ट्यूटोरियल बनाया है तो इसके अंदर क्या है कि हम लोग एक एक वीडियो को अच्छी तरह से आपको कोशिश करेंगे कि इसमें सब चीज़ें आ जाए। दूसरी बात मैं जो खास आपको बताना चाहता हूँ, आजकल के टाइम में मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीखे हुए मेरे पास आते हैं सीखने के लिए और फिर कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो जनरली हम लोग बचपन से ही हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, या हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, या हमने स्टोरी सुनी हुई है जिसमें हमें एक बात बार बार बताई जाती है कि भाई अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यानी आपको इतनी मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है। ये मतलब हम लोगों के दिमाग में बचपन से भर दिया है। फला इंसान था, उसके पास घर में पढ़ने के लिए उसके घर में लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा, डॉक्टर बना, ये वो, मतलब इस तरह की स्टोरियाँ हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये स्टोरी हमारे दिमाग पे असर कर गई है कि हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे या हम मतलब इतना ताकत नहीं लगाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कई कई बार ऐसे होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के अंदर मतलब ज़्यादा मेहनत हो वही रास्ता सही है या उससे ही आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं नहीं, कई कई बार आसान रास्तों से सक्सेस मिल जाती है। कई कई बार स्टूडेंट मेरे पास लेके आते हैं कि सर मैंने डीसी टू डीसी आईसी चेंज कर दिया, पावर आईसी चेंज कर दिया, सीपीयू रिकॉल कर दिया, ईएमसी रिकॉल कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। भाई तूने इतना सब किया क्यों? सब खराब हो गए थे क्या? तेरे को ऐसा सर पे पहाड़ उठाने की क्यों आदत है? क्यों इतनी जानबूझ के तू मेहनत कर रहा है? यानी कि गलत रास्ता। आप अगर सही टेक्निक से काम नहीं करोगे तो यही हालत होगी कि आप ये आईसी निकाल रहे हो, वो आईसी लगा रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, आईसी चेंज कर रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वजह क्यों? क्योंकि आप करेक्ट जगह पे करेक्ट काम नहीं कर रहे हो। अगर आप गलत जगह पे गलत काम करोगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। हर आईसी का एक पॉइंट होता है, यानी कि एक टेस्टिंग पॉइंट होता है। एक होते हैं, दो होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन उसके टेस्टिंग पॉइंट होते हैं।
अगर वो टेस्टिंग पॉइंट आप चेक कर लोगे तो कौन सी आईसी में प्रॉब्लम है वो आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा। जब इतनी आसानी से काम हो रहा है तो आप एक एक आईसी को निकालते हो, लगाते हो, रिवॉल्व करते हो, इतना टाइम क्यों खराब करते हो? तो वो टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ऐसे ऐसे रास्ते दिखाऊंगा जिससे आपको सिर्फ मल्टीमीटर पकड़ के बैठना है और चेक करना है। आप 4 चीज़ें 5 चीज़ें चेक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। आप कुछ भी निकालो, लगाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी एक छोटा सा कंपोनेंट शॉर्ट होता है या एक कंपोनेंट ओपन हो गया है जिसकी वजह से आपकी पूरी सर्किट रुकी हुई है, तो आप गलत जगह पे गलत काम करोगे, सब आईसी निकालोगे, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम लोग जो आपको टेक्निक सिखाएंगे उस टेक्निक से आप कोई भी फ़ोन बहुत इजीली रिपेयर कर सकोगे बिना कुछ भी डैमेज किए हुए। तो इसके लिए आपको बस टेक्निक पे ध्यान देना है। और जितने भी ये जो लेक्चर जितने भी हम लोग ने लिए हैं इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। हमारे पास भी ऐसा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि जो हम फालतू की बकवास करें। बिल्कुल कट टू कट हमने लिया है, जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही हमने वीडियो के अंदर ली है। फालतू की कोई बकवास हमने नहीं ली है, ना हमने कुछ ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं जिसके अंदर हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट की ये तारीफ कर रहे हैं या 50 लोगों से बुलवा रहे हैं कि हमारा वो फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है हम लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, स्टूडेंट भी सीख के जा रहे हैं। बस आपको भी यही करना है, आपको खामोशी से मेहनत करना है। बराबर, मेहनत तो ज़रूरी है ही, वो तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट मेहनत होनी चाहिए कि जहाँ पे मेहनत के साथ साथ आप दिमाग का इस्तेमाल करो। बिल गेट्स से किसी ने एक बार पूछ लिया था कि आपके पास जब कोई चुनौती आती है या कोई चैलेंजेस आती है तो आप क्या उसको कैसे हैंडल करते हो? तो बिल गेट्स ने बताया था कि जब भी ऐसा कोई चैलेंज आ जाता है तो मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ है जो बहुत ही निकम्मे और आलसी है, मैं उनको ये काम दे देता हूँ। तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये 4 दिन में कैसे भी करके आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। वो लोग 2 दिन में ढूंढ के ले आते हैं। इसकी वजह क्यों, जो जो लोग आलसी लोग होते हैं वो उसके हजारों रास्ते ढूंढ लेते हैं कि इसको आसानी से कैसे करना है। तो हम लोग तो स्मार्ट है, आलसी नहीं है, मेहनत भी कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों रास्ता नहीं ढूंढ सकते कि जिसकी वजह से हमारा काम एकदम स्मार्टली और एकदम फटाक से हो जाए? हम लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते हैं? ऐसे पहाड़ सर पे उठा के घूमने की क्या ज़रूरत है? इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब काम एकदम आसानी से हो सकता है? यानी कि सुई से काम बनती है तो भाला क्यों निकालने का, यही बात है। तो ठीक है, ये सब बातें तो हम करते रहेंगे आगे भी। फालतू का टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए मैं काम की बात करता हूँ। हमारा जो आने वाला कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो 2 डायोड को मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि हमने देखा था डायोड के सब्जेक्ट के अंदर, हमने एक चीज़ देखी थी कि डायोड के अंदर से जब भी सप्लाई पास करनी हो तो फॉरवर्ड बायस में होती है, लेकिन रिवर्स बायस में सप्लाई पास नहीं होती है। तो उसी के बेस पर यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बनाया है। ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है? जैसे हमारे टंकी का जो वाल होता है जिसको हम ऑन या ऑफ करते हैं, उसी तरह का कुछ काम यहाँ पे ट्रांजिस्टर करेगा। तो ट्रांजिस्टर आपको दिखने में कुछ ऐसा मिलेगा। हालांकि मोबाइल की सर्किट के अंदर आपको ज़्यादा ट्रांजिस्टर या मॉसफेट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट आईसी के अंदर आते हैं और आपको बाहर फिजिकली आपको ट्रांजिस्टर या डायोड लगभग नहीं मिलते। आजकल की सर्किट में तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट आईसी के अंदर होते हैं और आईसी से काम करते हैं। जब हम आगे सेक्शन को देखेंगे और जब हम आईसी की डेटा शीट को समझेंगे तो आईसी की भी एक डेटा शीट होती है। हर आईसी के जितने भी डॉट है, जितनी भी पिने हैं, वो पिने क्या काम करती है और वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं वो हम डेटा शीट के जरिए जान सकते हैं। और हम आगे के सेक्शन के अंदर हम डेटा शीट जानेंगे। इसके लिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर को थोड़ा आपको खाली उसका वर्किंग समझ लेना है, चेकिंग उसका हमें करना नहीं है, चेकिंग हमें करने का आएगा भी नहीं, तो उसके लिए कोई उतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ट्रांजिस्टर का काम समझ लें ताकि हम लोगों की जो सप्लाई आएगी तो वो सप्लाई किस तरह से बनती है ये हमारे दिमाग के अंदर ये बैठना चाहिए। मेन चीज़ क्या होती है कि हम सर्किट के अंदर जो करंट दौड़ता है उसको हम देख नहीं सकते, जो अंदर वोल्टेज बह रहे हैं उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम सच्ची मेहनत करें और हम सच्चे से अच्छे से उसको समझें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भले कंपोनेंट के अंदर का करंट आपको नहीं दिखता हो, लेकिन आपकी आंखें एक्सरे जैसी हो जाएगी और कहाँ फॉल्ट है, कहाँ वोल्टेज दौड़ रहा है और कहाँ पे रुका हुआ है, ये आप
पता कर लोगे और इसके लिए आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप मल्टीमीटर से चेक करोगे, आपको सारे प्रॉब्लम सामने आ जाएंगे। तो ट्रांजिस्टर की ज़रूरत हमें पड़ेगी और ट्रांजिस्टर को हमें समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें आईसी को समझना है। और हम लोग ज़्यादातर कई सारे टेक्नीशियन ऐसा बोलते हैं, सर ये आता ही नहीं है जब पीसीबी में, तो इसको समझना क्यों, इसके पीछे टाइम क्यों बिगाड़ना। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि ये आईसी का मेन पार्ट है। इसके बिना कोई आईसी नहीं बनती है। अगर इसको नहीं समझे तो हम आईसी के आउटपुटों को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जब मैं डेटा शीट आपको समझाऊंगा तब ये पूरी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। फिलहाल हम ट्रांजिस्टर को समझते हैं कि ट्रांजिस्टर एक 3 लेग का कंपोनेंट होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने 2 टैंक ली हुई है, एक टैंक ए है और एक टैंक बी है। तो यहाँ पे मैंने वाल रखा है बीच में, जिस वाल को ऑपरेट करते ही मैं ए का टंकी का पानी बी में ले जा सकता हूँ, और अगर इसको जब मैं चाहूँ चालू कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं बंद कर सकता हूँ। यानी कि एक स्विचिंग क्रिया कराने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांजिस्टर का काम भी कुछ ऐसा ही है कि जो स्विचिंग का काम करेगा। तो कैसे करेगा उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर कितनी तरह के होते हैं और वो सर्किट में कैसे काम करते हैं। तो हमें यहाँ 2 तरह के ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। एक ट्रांजिस्टर जो हमें पहला मिलेगा वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो उसके अंदर हम एक डायोड ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डायोड लिया जिसका ये है पॉजिटिव और ये वाला है नेगेटिव। इसके साथ हम एक दूसरा डायोड जोड़ते हैं जिसका नेगेटिव उसके साथ जुड़ा है और पॉजिटिव उसका अलग है। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव कॉमन है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, और बीच में से नेगेटिव दोनों डायोड के मिला दिए हैं। तो इसको बोला जाता है, नेगेटिव को कॉमन बोला जाता है। इस टर्मिनल को क्या बोलेंगे हम, कॉमन। यानी कि एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा वाला जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह के ट्रांजिस्टर को जिसमें कॉमन एन है, ऐसे ट्रांजिस्टर को हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की 3 पिन हम देखते हैं। तो एक पिन ये निकली, दूसरी निकली जो कॉमन वाली थी नेगेटिव की पिन, और तीसरी निकली पॉजिटिव वाली पिन। तो कुल मिला के ये बन गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का होगा, लेकिन ये इसके अंदर की इमेज है। ये ट्रांजिस्टर आपको बाहर से ऐसा नहीं दिखेगा। बाहर से मैंने आपको जो इमेज दिखाई वैसा दिखेगा, लेकिन इस तरह का। लेकिन हमें ट्रांजिस्टर पीएनपी कैसा होता है ये समझना है। तो इस तरह से 2 डायोड को मिलाकर, क्योंकि अंदर की सर्किट हम नहीं समझेंगे तब तक उसका काम हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह का एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि एन कॉमन है और जो टर्मिनल कॉमन होता है उसको बोला जाता है बेस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर एन जो है उसका बेस है। बाकी की 2 पिनें क्या है वो हम आगे समझते हैं। उसके पहले हम दूसरी टाइप देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर की एक टाइप हमने देखी पीएनपी, उसी तरह की एक दूसरी टाइप होती है जिसको बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, तो यहाँ पे भी एक डायोड हमने लिया हुआ है जिसका कैथोड इस साइड पे है, यानी कि नेगेटिव इस साइड पे है, और एनोड यानी कि पॉजिटिव इस साइड पे है। उसके साथ हम एक दूसरा डायोड जोड़ रहे हैं जिसका कैथोड इस तरफ है और एनोड इस तरफ है। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों तरफ एन यानी कि नेगेटिव है और बीच में पी यानी कि कॉमन वाली जो पिन है वो क्या है, पॉजिटिव वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पिन किस तरह से बनेगी, तो 2 नेगेटिव और 1 है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाली जो पिन है वो यहाँ पे कॉमन है, इसके लिए इसको बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसके अंदर पी कॉमन है। ठीक है, अब इसकी पिन हम देखते हैं। तो इसमें भी 3 पिन ही होती है सेम, और वो भी कुछ इसी तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये उसका बेस है पॉजिटिव। इसमें बेस कौन सा है, पॉजिटिव है। अब बाकी की 2 पिनें कैसे होती है वो हम भी आगे समझते हैं। लेकिन एक चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर एक चीज़ देखी कॉमन, कि पॉजिटिव है हमारा वो बीच में है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव हमेशा बीच में ही हो। पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, तो उसका एक डायोड हमने लगाया, एक दूसरा डायोड लगाया जिसमें नेगेटिव कॉमन है और दोनों तरफ के बाकी के पॉजिटिव है। तो हमने नेगेटिव को ले लिया साइड में, पॉजिटिव को हमने ये साइड में ले लिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कॉमन जो पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला है, नेगेटिव वाला। ये वाली लाइन यहाँ से जाके यहाँ जाती है। तो यानी कि पॉजिटिव दोनों तरफ है और ये नेगेटिव वाला यानी कि जो कॉमन है ये यहाँ पे है। यानी पिनें आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हालांकि हमें समझना है ट्रांजिस्टर का वर्किंग, ट्रांजिस्टर वर्क किस तरह से करता है। तो ये हमने देख लिया कि इसकी पिनें आगे पीछे हो सकती है। अब हम समझते हैं कि एक ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने लिया है एक लोड, लोड के साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं दो डायोड, यानी कि यहाँ पे हमने दो डायोड लगाए हैं कुछ इस तरह से कि उसकी दोनों साइड N है और बीच में P है, यानी कि P यहाँ पे कॉमन है, यानी कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे ये कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है? NPN ट्रांजिस्टर। अब NPN ट्रांजिस्टर के साथ हम सप्लाई जोड़ते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई जोड़ी कि हमने पॉजिटिव को यहाँ लोड के साथ लिया और इस साइड पे हम लोग देंगे नेगेटिव। तो अनफॉर्चुनेटली हम समझेंगे कि यहाँ पे जो हमने दिया है वो नेगेटिव दिया है, यहाँ पे हमने जो दिया है ये पॉजिटिव है, यानी इसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि यही लाइन है, कॉमन है, जो लोड में से होके आती है। लेकिन ये लाइन इसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे नेगेटिव। तो अभी हम इसके ऊपर करंट देंगे। तो सपोज हमने देखा था डायोड के अंदर कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ अगर पॉजिटिव कनेक्शन आप देते हो तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और उसमें से करंट पास होगा। यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है ये पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यानी कि पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, यानी नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी ये हो गया रिवर्स बायस। यानी यहाँ से करंट यहाँ तक तो आएगा लेकिन आगे जाएगा नहीं और हमारी सर्किट कंप्लीट होगी नहीं। तो पहली कनेक्शन हमने ये देख ली। अगर यहाँ से हम समझते हैं कि ये माइनस है, यानी नेगेटिव के साथ नेगेटिव हमने दे दिया, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस बन गया, यानी करंट यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव के साथ हमने पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के साथ तो हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं, पॉजिटिव के साथ तो हमने कोई कनेक्शन दिया ही नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टर काम करेगा नहीं, यानी कि ये अभी फिलहाल है ओपन सर्किट। अगर इसको हमें काम कराना है तो हमें जो ये पॉजिटिव है, ये बीच वाला है, उसके साथ एक और सर्किट लगानी पड़ेगी और उससे हमें इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना पड़ेगा। हमने जब एनटीसी का चैप्टर समझा था तब मैंने आपको बताया था कि हम जब भी स्विच ऑन करते हैं तब एक बड़ा सा स्पाइक बनता है और वो स्पाइक हमारे लोड को नुकसान करता है, तो उसको हम एनटीसी रजिस्टर रख के उस स्पाइक को हम हटाते थे। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आगे चल के आगे की सर्किटों में हम देखेंगे कि यही वाले स्पाइक हम लोग सर्किट के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के जरिए हम लोग स्पाइक बनाएंगे। तो स्पाइक कैसे बनेंगे उसके लिए हम समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस ट्रांजिस्टर को हमें ऑपरेट करना है तो हमें एक और सर्किट यहाँ पे लगानी पड़ेगी, यानी यहाँ पे एक और सप्लाई देनी पड़ेगी, जो सप्लाई हमारी होनी चाहिए पॉजिटिव। इसके लिए हमेशा याद रखना कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि इधर का करंट यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ का करंट यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इसको हमें वर्क कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पी पे एक सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हम ये पॉजिटिव पे एक सप्लाई देते हैं। तो पॉजिटिव पे सप्लाई हमने सपोज पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो अब कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस बन गया। ऐसी कंडीशन के अंदर इसका डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगा और ये सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर काम करेगा और ये ओपन सर्किट जो थी हमारी ये बन गई क्लोज सर्किट और ये हमारा करंट बहना शुरू हो गया। तो इस तरह से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम पॉजिटिव सप्लाई दे के उसको ऑन करवा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दो तरह की क्रिया होती है, एक स्विच ऑन क्रिया होती है और एक कांस्टेंट सप्लाई की क्रिया होती है। तो उसको हम कैसे समझते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर हम लोग टीवी यूज़ करते हैं या एसी यूज़ करते हैं, तो उसका रिमोट से हम ऑन करते हैं तो कांस्टेंट सप्लाई होती है, यानी कि उसको एक बार चालू कर दिया तो वो चालू का ही चालू रहेगा। तो वो इसी ट्रांजिस्टर के बेस पे करती है, क्योंकि हम लोग जो रिमोट यूज़ करते हैं उसके अंदर इंफ्रारेड सिग्नल निकलता है जो एक ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है और ट्रांजिस्टर के बेस की सप्लाई चालू होती है। जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव की सप्लाई दी है ये बेस की सप्लाई बोली जाती है इसको। इस बेस की सप्लाई को चालू करके ये सप्लाई को कांस्टेंट सप्लाई हमने चालू कर दिया, तो ये अब चालू का ही चालू रहेगा जब तक कि हम ये सप्लाई इसको दूर नहीं करेंगे, जब तक ये सप्लाई चालू रहेगी। अगर हम उसके अंदर सपोज एक नेगेटिव देते हैं तो ये नेगेटिव देने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यानी यहाँ से फिर कनेक्शन टूट गया, यानी ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव के साथ कौन सा आ गया, नेगेटिव, यानी यहाँ से फिर रिवर्स बायस हो गया। तो हमारा डिप्लेशन लेयर जो था वो फिर से बन गया, यानी कि अब करंट बहना बंद हो गया। तो अगर हम
यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी पल्स वाली सप्लाई देते हैं तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन ऑफ अपने आप से होगा। यानी कि जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी तब ये ऑन होगा, अपना डिप्लेशन लेयर कम कर देगा और सप्लाई चालू कर देगा। लेकिन जैसे ही माइनस सप्लाई आएगी तो माइनस सप्लाई आने से क्या होगा कि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव सप्लाई आएगी तो फिर से रिवर्स बायस बन जाएगा और ये अपना डिप्लेशन लेयर फिर से बढ़ा देगा और ये सप्लाई हमारी बंद कर देगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पल्स वाली सप्लाई दे के इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। ऐसी सप्लाई को बोला जाता है PWM यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूल। मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को समझेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यही है PWM की सप्लाई। ये कैसे बनती है, किस तरह से काम में आती है, ये हम अभी आगे के सब्जेक्ट में देखेंगे। लेकिन ऐसी सप्लाईयों से इन ट्रांजिस्टरों को ऑन ऑफ करा के हम लोग एम्पियर लेवल और वोल्टेज लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल का लाइट सेक्शन, इसकी जो लाइट आईसी होती है वो एक तरह का ट्रांजिस्टर या मॉसफेट होता है जिसको स्विचिंग करा के हम लोग डिस्प्ले पे 20, 22, 25 या 28, 30 तक के वोल्टेज हमारी डिस्प्ले पे अलग अलग फ़ोन के अंदर आप देखोगे कि तो 6-7 वोल्टेज से लेकर 28-30 तक वोल्टेज आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलता है और इसी सर्किट की वजह से देखने को मिलता है। तो हमने अभी फिलहाल इसको देखा, लेकिन हमें अभी और चीज़ समझनी है इसके अंदर कि एक ट्रांजिस्टर जो होता है तो ये हो गया उसका बेस, और जहाँ पे नेगेटिव सप्लाई हम NPN ट्रांजिस्टर के अंदर जहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं उस पिन को हम बोलते हैं एमिटर, और जहाँ पे उसका पॉजिटिव सप्लाई मिलता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टर। यानी कि एक पिन का नाम तो हमारे पास पहले से था कि जो बीच वाली कॉमन पिन है उसको हम बोलेंगे बेस। लेकिन NPN ट्रांजिस्टर में ये हमेशा याद रखना, NPN ट्रांजिस्टर के अंदर जहाँ पे नेगेटिव सप्लाई लगती है वो हमेशा होता है एमिटर, और जहाँ पे पॉजिटिव लगता है वो होता है कलेक्टर। यानी हम उसको डायग्रामिक सिंबल में देखें तो इस तरह का आपको राउंड देखने को मिलेगा, और हमारी जो सप्लाई है वो कन्वेंशनल थियरी के हिसाब से हम देखें तो पॉजिटिव की ओर से ये सप्लाई यहाँ तक चल रही है। दरअसल एक्चुअल में ये सप्लाई यहाँ से चलती है, लेकिन कन्वेंशनल थियरी ऐसा बोलती है कि हमेशा सप्लाई पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे कि हमारी सप्लाई जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चली। यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर टू एमिटर हमेशा करंट बहता है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ करंट बहता है, यानी कलेक्टर से एमिटर करंट बहता है। तो इसका डायग्रामिक सिंबल किस तरह का होगा कि यहाँ से ये करंट अंदर आया और ये करंट बाहर निकला बेस के थ्रू, बराबर। तो ऐसा अगर आपको सिंबल देखने को मिलता है, यानी कलेक्टर से आया हुआ करंट एमिटर से होकर बाहर निकला, तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर की निशानी है। अगर हम सप्लाई यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है उसको माइनस कर देंगे, ये जो ट्रांजिस्टर उसका NPN का हम PNP कर देंगे, तो क्या बनेगा ये भी हम समझ लेते हैं। तो उसमें डिफरेंस कुछ इतने ही आएगा कि ये जो सर्किट है इसमें जो हमारा करंट जो बहेगा वो एमिटर से कलेक्टर की तरफ बहेगा। तो हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव कर देते हैं, ये बन गया हमारा PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होगा कि उसके कलेक्टर टू एमिटर नहीं बहेगा, लेकिन एमिटर टू कलेक्टर बहेगा, यानी अंदर की तरफ आता हुआ यार आपको दिखेगा, तो ये हमेशा PNP ट्रांजिस्टर की सिंबल है। तो ये खास करके आपको याद रखना है। एक तो मेन चीज PNP में ये याद रखना है या NPN के अंदर याद रखना है कि जो भी उसका कॉमन है, यानी कि PNP है तो उसका N कॉमन है, तो यानी कि ये बेस है, तो N बेस है तो ये नेगेटिव सप्लाई से ऑन होगा। अगर यहाँ पे P है, अगर बेस के अंदर P है यानी कि NPN ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव सप्लाई से ऑन होगा। यानी कि ये एक चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा के लिए कि PNP जो है वो नेगेटिव सप्लाई से ऑन होगा और NPN है वो पॉजिटिव सप्लाई से ऑन होगा, यानी जो उसका कॉमन होगा वही सप्लाई से वो ऑन होता होगा। यहाँ पे N है तो ये नेगेटिव से ऑन होगा, यहाँ पे अगर P होगा तो पॉजिटिव से ऑन होगा। इतनी चीज़ें हमें खास याद रखनी है, और उसकी स्विचिंग क्रिया से हम कैसे ज़्यादा एम्पियर वाली सर्किट बना सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो अब हम समझते हैं स्विचिंग सर्किट। एक स्विचिंग सर्किट किस तरह से काम करती है। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम स्विचिंग क्रिया करा के किसी भी नॉर्मल DC वोल्टेज को हाई एम्पियर में हम उसको तब्दील कर सकते हैं, या हाई वोल्टेज के अंदर हम उसको तब्दील कर सकते हैं।
यानी एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली साइकिल उसके अंदर से हम बना सकते हैं। जैसे हमने एसी में से डीसी बनाया था, उस तरह से हम डीसी में से एसी भी बना सकते हैं और उससे हम काम निकलवा सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पहले एक ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका पी कॉमन है, लेकिन पी को मैंने यहाँ बीच में नहीं रखा है क्योंकि डायग्राम बनाने के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पी कहीं भी हो सकता है, तो हमने पी को यहाँ पे नीचे लिया है। एक दूसरा ट्रांजिस्टर हमने लिया है, वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। यहाँ पे जो हम सप्लाई देंगे वो हम डीसी वोल्ट देंगे। ट्रांजिस्टर के अंदर हमेशा जो मेन सप्लाई लगती है वो डीसी वोल्ट ही लगती है, और उसको ऑपरेट कराने के लिए जो बेस की सर्किट बनेगी वहाँ पे हम पल्स दे सकते हैं, यानी कि एसी सर्किट वहाँ पे हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा डीसी वोल्टेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने दिया एक डीसी वोल्टेज माइनस दिया है हमने, तो ये बन गया हमारा एमीटर। क्योंकि हमने देखा था एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है वो होगा हमारा एमीटर, और एमीटर टू कलेक्टर यहाँ पे सप्लाई बहेगी। तो और यहाँ पे दूसरे ट्रांजिस्टर के अंदर हम देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा कलेक्टर। अब हम बेस की सर्किट बनाते हैं। तो बेस की सर्किट हमने दोनों पॉजिटिव पे बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमने दो बेस लिए हैं, यानी कि दो जगह से हम इसको देंगे और बारी बारी स्विचिंग करेंगे। तो ये कैसे काम करेगा इसको हम समझ लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ से माइनस दिया हुआ है, तो ये प्लस हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से होके यहाँ से निकलेगा। और इसमें यहाँ पे हमने कलेक्टर पे सप्लाई दी है, तो ये एमीटर से निकलेगा, यानी दोनों सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हम इसकी सप्लाई निकाल लेते हैं। पहले आउटपुट कहाँ से हमारा निकलेगा, तो ये दोनों का आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पे हम पल्स वाली सप्लाई देते हैं, तो होता क्या है ये हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे पहली जो साइकिल है वो है नेगेटिव की। तो नेगेटिव यहाँ से जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई को रिलीज करेगा। तो ये सप्लाई यहाँ से होके यहाँ पे आएगी और नेगेटिव का पल्स यहाँ पे बनाएगी, क्योंकि नेगेटिव के लिए ये जगह नहीं है। नेगेटिव करंट यहाँ पे आएगा, तो नेगेटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है, इसके लिए यहाँ पे वो नहीं जा पाएगा, और उस सप्लाई के लिए यही रास्ता ईजी रहेगा। इसके लिए सप्लाई यहाँ से जाएगी। तो हम देखते हैं उसको सप्लाई देके, यहाँ पे हमने एसी सप्लाई दी हुई है। अब हमारा करंट बहना शुरू होगा और यहाँ पे एक बड़ी साइकिल के रूप में हमें एक सप्लाई मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पे माइनस है तब हम इसको यहाँ से प्लस देते हैं। तो यहाँ पे हमने जब प्लस दिया तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से बहती हुई यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे जाके बड़ा पल्स बनाएगी। तो वो किस तरह से बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्विचिंग क्रिया करके हम लोग इसमें बड़ी साइकिल, यानी यहाँ पे हमने जो दिया हुआ था ये छोटी साइकिल है, इसको हमने बड़ी स्पाइक में बदला। क्योंकि हमने समझा था कि जब भी किसी चीज़ को हम स्विच ऑन ऑफ कराते हैं तब उसका स्पाइक बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर के जरिए इसको हम स्विचिंग कराते हैं, और स्विचिंग करा के हमें जैसी फ्रीक्वेंसी वाली साइकिल चाहिए या जितने हाई एम्पियर वाली साइकिल चाहिए वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से एक स्विचिंग सर्किट काम करती है। हम आईसी के अंदर देखेंगे कि ये सर्किट किस तरह से काम करती है और इससे हम क्या क्या काम करवाते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल की सर्किट के अंदर हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, और इसको हमें बनाना पड़ेगा।